Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 2 for the course of Properties of Structural Materials. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 2 and week number 2. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट या कंक्रीट कंपोजिशंस के हवाले से कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीमेंट। So first of all we have introduction of cement, then we will discuss about the evolution of cement, उसके बाद production steps क्या हैं, raw materials for manufacturing of cement के लिए कौन से materials हम use करते हैं, उसके बाद हम addition को discuss करेंगे, then we will discuss about the main components of cement, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइप्स कौन से हैं पोर्टलैंड सीमेंट के और टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। सीमेंट के ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। आज हम जस्ट इनके नाम वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अलावा मजीद आप इसको लेक्चर के अंदर डिटेल्स गिवन है उनको आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं। So cement, as we have already discussed in our previous class, कि cement when mixed with water it is known as a hydraulic cement, कि ये पानी को मिक्स करने के बाद जो है वो सीमेंट अपना रिएक्शन शो कराता है, इस वजह से इसको हाइड्रोलिक सीमेंट्स वगैरह भी कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट पोर्टलैंड सीमेंट था वो पेटेंटेड किया गया था 1824 के अंदर, यानी इंग्लैंड के अंदर जो इसका पहला प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया गया था। सो बेसिक रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बेसिकली आर कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन लाइमस्टोन, चाक एंड सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड फाउंड इन क्ले। और शेल के कुछ मटेरियल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वो लाइमस्टोन में होता है, चाक में होता है, और सिलिका एंड एल्यूमिना वगैरह हमें आयरन ऑक्साइड से और जो है वो किले या शेल वगैरह के अंदर से मिल रहे होते हैं। इनकी जो केमिकल कंपोजिशंस है वो बेसिकली जो है वो सीमेंट कहलाती है। सो नाउ वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, कि सबसे पहले दुनिया के अंदर जो ओल्डेस्ट मटेरियल था या ओल्डेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है वो हमारे पास मड था, जिसको डिफरेंट स्ट्रॉ मटेरियल्स हो गए या भूसा वगैरह हो गया उनके साथ मिक्स करके जो है वो एंशिएंट इजिप्शियन टाइम के अंदर यूज होता था ब्रिक्स वगैरह को बाइंड करने के लिए। सो दिस मटेरियल बेसिकली मड हैज नो रेजिस्टेंस टू वाटर, वर्क्स ओनली इन वेरी ड्राई क्लाइमेट्स, कि अगर आप पानी रेजिस्टेंट करने के लिए यूज करते हो तो मड वहां पे आपका यूजफुल मटेरियल नहीं है। उसके बाद एंशिएंट इजिप्शियंस जो है इजिप्शियन के टाइम के अंदर जो है वो जिप्सम को यूज किया गया था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड ऑफ cheops जो 3000 बीसी के अंदर बनाए गए थे। Setting will not take place in water, no hydraulic binder, gypsum is soluble in water, कि ये जिप्सम जो मटेरियल यूज हुआ था ये बेसिकली जो है वो पानी के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में रहता है, पानी के अंदर ये हार्ड नहीं होता और ये पानी के अंदर सॉल्यूट भी हो जाता है या डिजॉल्व भी हो जाता है। उसके बाद लाइम मोटर्स जो है वो इजिप्शियन पिरामिड के अंदर या रोमन एम्पायर पीरियड के अंदर जो है वो अपना लाइम मोटर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए, जो कि अर्लियर क्रीट वगैरह के अंदर या साइप्रस और ग्रीस के एरियाज के अंदर जो है, ये क्रीट भी एक एरिया है जिस ग्रीस के अंदर, इन एरियाज के अंदर जो रोमन एम्पायर ने यूज किया वो लाइम मोटर्स थे। तो इस तरह से सबसे पहले मड आया, मड के बाद जिप्सम को यूज किया गया, उसके बाद लाइम मोटर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीमेंटिंग प्रोडक्ट्स मॉडिफाई होते रहे। These are some of the bridges जो कि हिस्ट्री ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल के अंदर हैं। कुछ सबसे पहले पुराने ब्रिज या पुराने स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हैं अराउंड बनाए गए थे बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। जो कि ब्रिज बनाया गया था रिवर गार्ड के ऊपर, वो 275 मीटर उसकी जो है वो लॉन्गर लेंथ थी और 49 फीट या 49 मीटर 160 फीट जो है वो उसकी हाइट थी। तो ये 50 किलोमीटर का एक पूरा कंप्लीट रोड का पैनल था, उसके ऊपर ये ब्रिजेस वगैरह बनाए गए थे। तो उस जमाने के अंदर हमारे पास डिफरेंट सीमेंटिंग मटेरियल्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे डे बाय डे, यानी कि जिस तरह हमने मड की बात की, उसके बाद लाइम मोटर्स थे या जिप्सम्स वगैरह थे। तो ये कुछ उस तरह के मटेरियल्स यूज किए गए थे इन जो है वो कंस्ट्रक्शंस के अंदर। लाइम मोटर्स के बाद एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हाइड्रोलिक लाइम कहा जाता था। ग्रीक एंड रोमन्स पीरियड के अंदर हाइड्रोलिक लाइम्स जो हैं बाय कैल्सिनेटिंग लाइमस्टोन कंटेनिंग क्ले इम्प्योरिटीज, के क्ले की जो इम्प्योरिटीज थी उनको रोमन्स और ग्रीक पीरियड के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर या लाइमस्टोन मटेरियल को डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर पका के फिर क्ले की इम्प्योरिटीज वगैरह निकाली गई, जिससे हाइड्रोलिक सीमेंट्स या हाइड्रोलिक लाइम्स वगैरह बनते थे। They are also knew that some they also knew that some volcanic deposits when grounded and mixed with the lime produce mortars which are not only stronger but also
रेजिस्टेंट टू वाटर, कि कुछ उसमें से जो प्रोडक्ट्स वगैरह डेवलप होती थी वॉल्केनिक एरियाज वगैरह में से, जो एशेस बनते थे वो हमारे वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स थे या वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल्स उनसे बनाए जाते थे, तो उनको भी हाइड्रोलिक लाइम वगैरह का नाम दिया गया था। So a best variety was found near a village of Pozzoli in Italy, the origin of the name Pozzolana, जिसको पोजोली एक एरिया था जहां से इसका फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट किया गया था और इसी वजह से इसको नाम दिया गया था पोजोलेना। हाइड्रोलिक लाइम इज अ जनरल टर्म फॉर वैरायटीज ऑफ लाइम, जिसको लाइम के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड भी पढ़ रहे होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो मटेरियल लाइम मोटर्स वगैरह के लिए यूज किए जाते थे, जिनके अंदर जो है वो हाइड्रेशन का प्रोसेस भी होता है, हीट भी जनरेट होती है, और इनको इस वजह से जो है वो हाइड्रोलिक लाइम्स वगैरह भी कहा जाता है। पोजोलाना बेसिकली जो है एक टर्म है जिसको बाद में मीनिंग दी गई थी सिलिशियस और सिलिका, सिलिशियस मटेरियल एंड अल्यूमिनस मटेरियल दैट रिएक्ट्स केमिकली विद सेलेक्ट लाइम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कि सिलिशियस एंड अल्यूमिनस मटेरियल जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्ट करते हैं आपस के अंदर, इवन सम केसेस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इनको हाइड्रोलिक लाइम्स या पोजोलाना मटेरियल जो है वो नाम दिया गया। उसके बाद हाइड्रोलिक मोटर्स बनाए गए इवन बाय यूजिंग हाइड्रोलिक लाइन। द रोमन्स यूज हाइड्रोलिक मोटर्स टू फॉर्म या टू मेक अ फॉर्म ऑफ कंक्रीट द पैंथियन, the best preserved building of the ancient world 2nd century AD was a largely built using concrete, के वो 2nd AD के अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया था रोमन्स के टाइम के अंदर, जो कि हाइड्रोलिक मोटर्स वगैरह यूज करके बनाया गया था। इवन ये जो आपको डोम नजर आ रहा है जिसका 141 फीट 6 इंचेस का डायमीटर था, ये भी स्ट्रक्चर जो है वो बाय यूजिंग हाइड्रोलिक मोटर्स वगैरह बनाया गया था। So now we have an evolution of cement. Cement किस तरह से डेवलप हुआ या उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मटेरियल्स यूज्ड बिफोर इन्वेंशन ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज 1 के अंदर मटेरियल्स थे वो क्ले था, कैल्साइंड जिप्सम था जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं, मिक्सचर ऑफ लाइम था, कैल्शियम कार्बोनेट, सैंड एंड वाटर। तो ये चीजें पहले स्टेज के अंदर ये चीजें यूज होती थी फॉर द बाइंडिंग पर्पसेस। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ पोजोलैनिक सीमेंट, सेकंड स्टेज के अंदर रोमन्स वर द फर्स्ट वंस हु डेवलप्ड अ सीमेंट बाय मिक्सिंग अ स्लैग लाइम विद पोजोलेन, a volcanic ash from Mount Vesuvius. This cement was called a pozzolanic cement and was capable of hardening underwater. कि सबसे पहला जो पोजोलैनिक सीमेंट बनाया गया था जिसको पोजोलैनिक सीमेंट का नाम दिया गया, वो वॉल्केनिक ऐश से बनाया गया था, जो कि आपका जब लावा निकलता है जमीन से तो उसमें से जो एशेस बनती थी उनके अंदर बाइंडिंग एबिलिटीज थी, और इस मटेरियल को जब पानी के अंदर या हार्ड करके उसके बाद पानी अप्लाई किया गया तो ये पानी की वजह से वीकर नहीं हुआ, जिस तरह से मड हो जाता है। तो इस केस के अंदर ये सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो सीमेंट एज अ इन्वेंशन ऑफ पोजोलैनिक सीमेंट का नाम दिया गया। थर्ड के अंदर एक पोर्टलैंड सीमेंट बनाया गया। जोसेफ एस्बेडन, a mason, produced the material by firing finely grounded clay and limestone until the clay was calcined. He named it as a Portland cement in 1824 के अंदर। तो जोसेफ एस्बेडन बेसिकली वाज अ फाउंडर ऑफ सीमेंट, जिसने पहला जो पोर्टलैंड सीमेंट था जिसके अंदर किले और लाइमस्टोन के कंपोजिशंस को हॉट किया गया हाई टेम्परेचर के अंदर, उनको आपस में कैल्सिनेट किया गया, कुक करके उसको आपस में मिक्स करके फिर ग्राइंड करके उनको जो है वो पाउडर के फॉर्म में बनाया गया, जिससे हमारा पोर्टलैंड सीमेंट डेवलप हुआ था। उसको हमने नाम दिया एज अ पोर्टलैंड सीमेंट। अब 1824 में जब सीमेंट की इन्वेंशन हुई उसके बाद उसी के अंदर स्टेज 4 के अंदर डेवलपमेंट लाई गई। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर डेवलपमेंट किसने लाई? 1845 के अंदर इसाक जॉनसन मेड द फर्स्ट मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट बाय फायरिंग अ मिक्सचर ऑफ चाक एंड क्ले एट मच हायर टेम्परेचर्स। उन्होंने चाक और जो फायरिंग जो पोर्टलैंड सीमेंट था वो चाक एंड क्ले के डिफरेंट इम्प्योरिटीज को हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक करके 1845 के अंदर इसाक जॉनसन ने उसको मजीद मॉडिफाई किया या डेवलपमेंट के अंदर एक और इन्वेंशन लाई गई जिसको डेवलपमेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। उसके बाद स्टेज नंबर 5 के अंदर इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स या केमिकल कंपोजिशंस को हम प्ले करके जो है वो वेरियस यूजेस या वेरियस पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट बनाए गए, जिनको हम इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट कंसीडर करते हैं। So after that we have a production steps of cement. पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर
जो वेरियस प्रोडक्शन स्टेप्स हैं उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। उनको हम क्रश करते हैं, स्क्रीन करते हैं, उसके बाद स्टॉक पाइल करते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि बल्क क्वांटिटी में मटेरियल्स अवेलेबल हो। उसके बाद रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है विद डेफिनाइट प्रोपोर्शंस टू ऑब्टेन रॉ मिक्स। दे आर मिक्सड आइदर ड्राई मिक्सिंग और बाय वेट मिक्सिंग, जिनको वाटर के साथ भी मिक्स किया जाता है और ड्राई फॉर्म के अंदर भी हम मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद रोटरी किल्न के अंदर प्रिपेयर किया जाता है इन तमाम मटेरियल्स को, रॉ मिक्स को। और रॉ मटेरियल्स को प्रिपेयर करने के दौरान जो हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं वो 1300 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इस प्रोसेस के दौरान हीटिंग के प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं, और बर्निंग के दौरान जो है वो आपके क्लिंकर्स डेवलप होती हैं। उन क्लिंकर्स की बेसिकली जो साइज है वो 0.15 टू 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उनके साइज जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। उसके बाद उन क्लिंकर्स को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। अब वो क्लिंकर्स आपके अगर ह्यूमिड वेदर से कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहां पे स्टिल अनएक्टिवेटेड है, यानी कि उनके अंदर कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होता। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेफली स्टोर करने के बाद हम क्लिंकर्स के साथ या क्लिंकर्स को एक सर्टेन कंप्रेशन के अंदर या सर्टेन जो है वो क्रशर के अंदर उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके साथ जो है वो 3 to 6% जिप्सम ऐड किया जाता है टू कंट्रोल द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स। उसके बाद जो है वो मार्केटिंग या पैकिंग वगैरह की जाती है, जो कि आपका कमर्शियल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आ रहा होता है। So this is again cement manufacturing. First of all we have limestone and clay. उनको ग्राइंड किया जाता है, कुक किया जाता है 1450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, जिसके बाद वो क्लिंकर्स बनते हैं। क्लिंकर्स के अंदर हम सम अमाउंट ऑफ जिप्सम ऐड करते हैं और उनको इकट्ठा ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद आपके पास पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। अब जो मेजर कंपोजिशन है पोर्टलैंड सीमेंट की, दैट इज लाइम, आयरन, सिलिका एंड एल्यूमिना। लाइम वी हैव calcium oxide, iron we have iron trioxide, and silica we have silicon dioxide, and alumina we have aluminum trioxide। तो ये चार मेजर कंपोजिशंस या चार मेजर प्रोडक्ट्स डेवलप होती हैं जो कि आपका पोर्टलैंड सीमेंट या क्लिंकर्स के फॉर्म में आपके पास ये चारों प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाती हैं, जो कि मेजर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये आपके पास एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इंडस्ट्री का, एक जस्ट शिमेटिक व्यू है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल स्टोर किए जाते हैं, ग्राइंडिंग किस तरह से की जाती है, रोटरी किल्न के अंदर उनको पकाया जाता है, क्लिंकर्स का स्टोरेज है, उसके बाद हमारे पास अदर मटेरियल्स जिप्सम वगैरह ऐड किए जाते हैं, एशेस वगैरह। उसके बाद जो है वो हमारे पास बल्क क्वांटिटी के अंदर स्टोरेज है जहाँ पे आप पोर्टलैंड सीमेंट को स्टोर करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम बॉयलर के अंदर हाई टेम्परेचर अराउंड 1450 टू 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जब तमाम रॉ मटेरियल्स को कुक करते हैं तो जो हमारे पास क्लिंकर्स बनते हैं, यहाँ पे आपको एक क्लिंकर की तस्वीर नजर आ रही है। द रॉ मटेरियल बिकम्स अ सीमेंट क्लिंकर, जो कि आपको तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इन क्लिंकर्स को जिप्सम के साथ इकट्ठे में ग्राइंड किया जाता है ताकि जो है वो हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट का प्रोडक्ट डेवलप हो सके, और जिप्सम जो है वो कंट्रोल करता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स को। यहाँ पे आप क्लिंकर और जिप्सम दोनों की तस्वीरें जो है वो आपको नजर आ रही हैं। नाउ वी हैव अ रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। चार मेजर रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए जो कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं। नंबर 1 इज लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये हमें कहाँ से मिल सकता है, ये हम लाइमस्टोन से भी अचीव कर सकते हैं, मार्बल से भी, कैल्साइट से भी, और सी शेल से भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलिका जो है वो किले से, सैंड से, कैल्शियम सिलिकेट वगैरह से भी अचीव कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हमें किले, शेल एंड बॉक्साइट से मिलता है। आयरन ऑक्साइड बेसिकली हमें जो है आयरन और ब्लास्ट फर्नेस, डस्ट ईटीसी से हमें कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हमें किन किन प्रोडक्ट्स से हमें लाइम मिल सकता है, किन किन प्रोडक्ट्स से हमें सिलिका मिलता है, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो ये मेजर चार मटेरियल्स हैं जो कि सीमेंट की कंपोजिशंस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद जब आप इनको बनाते हैं, कुक करते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, तो डिफरेंट इम्प्योरिटीज जनरेट लेती हैं या डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो है वो अचीव होती हैं प्रोडक्ट के दौरान। अदर इम्प्योरिटीज एग्जिस्ट इन क्लिंकर आर फ्री लाइम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्कलीज हैं, उसके बाद सल्फेट्स हैं। दे लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड इम्प्रूव द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइम। ये हमारे पास जो इम्प्योरिटीज हैं ये बेसिकली क्या रोल प्ले कर रही होती हैं, ओवरऑल टेम्परेचर को भी अफेक्ट करती हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर को। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लाइम की मजीद कंटेंट जो है इंक्रीज हो जाने से ओवरऑल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। देयर इनकॉर्पोरेशन एंड सिलिका सिलिकेट्स इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ,
सम केसेस के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अगर एडिशनल में डल जाती हैं या वहाँ पे ज़्यादा आ जाती हैं तो वो समहाउ हमारी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर रही होती हैं, लेकिन तमाम इम्प्योरिटीज जो हैं वो ज़्यादा यूजफुल या सक्सेसफुल नहीं होती। उस केस के अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यूटिलाइजिंग दीज या अबाउट हैंडलिंग दीज इम्प्योरिटीज। These are some of the pictures of kilns, जिन kilns के अंदर हम कुक करते हैं हमारे जो सीमेंटिंग प्रोडक्ट्स को। ये भी हमारे पास सीमेंट साइलोज हैं जो कि कंक्रीट या सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो कि हमारे कुकिंग करते हैं, जहाँ पे फर्नेसेस वगैरह लगाई जाती हैं, जिनको सीमेंट साइलोज वगैरह भी कहा जाता है। ये ओवरऑल हमारे पास एक टॉप व्यू से आपको पूरी सीमेंट की जो है फैक्ट्री नजर आ रही है। सो इन जनरल टिपिकल ऑक्साइड कंपोजिशन जो सीमेंट के अंदर डेवलप होती है वो कैल्शियम ऑक्साइड 63%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास 20%, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड वी हैव 6%, आयरन ऑक्साइड वी हैव 3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 2%, और हमारे पास जो पोटेशियम और सोडियम ऑक्साइड होते हैं वो अराउंड 1%, लॉस ऑफ इग्निशन 2%, अदर्स वी हैव 1%, इनसॉल्युबल रेजिड्यू वी हैव 0.5%। तो ये हमारे पास टोटल जो है केमिकल कंपोजिशन बनती है। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का जो है वो टर्म है उसमें से हम C निकालते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का S, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का A और आयरन ऑक्साइड का F। CSAF इसको जो नाम दिया गया है वो है सीमेंट केमिस्ट नोटेशन, यानी कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो सीमेंट के लिए कंपोजिशन है उसको जो नोटेशन दिया गया है वो CSAF दिया गया है। अब जो पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स थे, जो कंपोजिशंस थी, उन कंपोजिशंस में से जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स बनते हैं सीमेंट के अंदर, दीज ऑक्साइड्स इंटरेक्ट इन द किल्न। जो पुराने ऑक्साइड्स थे, जो पीछे बने हुए ऑक्साइड्स थे जो कि हमने डिस्कस किए, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, उसके बाद ये तमाम जो कंपोजिशंस थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये तमाम या कंपोजिशंस को जब हम गर्म करते हैं किल्न के अंदर, एक जो है वो इनको हॉट किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं। अपॉन कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस, दीज फोर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स अबाउट 90% ऑफ सीमेंट। जो कंपोजिशंस थी वो कंपोजिशंस आपस में रिएक्ट करके चार मेजर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। वो ऑलमोस्ट 90% जो ओवरऑल सीमेंट की कंपोजिशन होती है वो चार कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। That compounds या that name of the compounds are tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminoferrite। तो इनकी जो नोटेशंस हैं C3S, C2S, C3A and C4AF, जो आपके ऑक्साइड कंपोजिशंस है वो फार्मूलाज भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो CSAF जो है, इनको अगेन हमने केमिस्ट नोटेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट कराया है। तो ये चार मेजर कंपोजिशंस बनती हैं सीमेंट के। तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ऑक्साइड्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करके चार मेजर कंस्टिट्यूएंट्स बनाते हैं। वो ये कंस्टिट्यूएंट्स आपको नजर आ रही हैं। अब जो चार मेजर कंस्टिट्यूएंट्स थे, उन चार मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम एलाइट भी कहते हैं, और डाई कैल्शियम सिलिकेट को बेलाइट कहा जाता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का आपको जो सीमेंट की कंपोजिशंस के अंदर अगर हम ACM डायग्राम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम देखते हैं, ड्यू टू हायर मैग्निफिकेशन अगर हम उसको पार्टिकल्स को देखते हैं, तो जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एलाइट और बेलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से नजर आती हैं। डार्किश जो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं ये बेलाइट कहलाती हैं, और जो येलोइश नजर आ रही है ये आपको एलाइट कहलाती हैं। एलाइट बेसिकली इज अ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड बेलाइट इज अ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब अगेन हम आते हैं सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जो मेन कंपोनेंट्स थे, कैल्शियम ऑक्साइड, जो जिसको हम लाइम कहते हैं। लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रेजेंस ऑफ सीमेंट के अंदर या प्रेजेंस ऑफ लाइम इन सफिशिएंट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम। लाइम बेसिकली हेल्प करता है सीमेंट के अंदर अदर प्रोडक्ट्स बनाने में, जिसके अंदर वो सिलिकेट्स और जो है वो एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट वगैरह उसके अंदर प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद डेफिशिएंसी इन लाइम, अगर एक्सेस में है तो कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट बनते हैं। अगर डेफिशिएंसी है लाइम में तो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट जो है वो ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद डेफिशिएंसी इन लाइम आल्सो कॉजेज टू सेट क्विकली, कि सीमेंट जो है, लाइम आपका अगर कम मिकदार के अंदर है तो सीमेंट जो है वो क्विकली लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद एक्सेस लाइम मेक सीमेंट अनसाउंड,
अगर आपके पास लाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने ऐड कर दिया है तो सीमेंट का जो वॉल्यूमेट्रिक है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है या ओवरऑल वॉल्यूम है वो आपकी किसी भी वक्त फ्लक्चुएट कर सकती है, एक्सपेंड हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एक्सेस प्रेजेंस ऑफ लाइम का सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट, वो पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक्सपेंशन भी जनरेट हो सकती है, श्रिंकिंग भी जनरेट हो सकती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है सिलिका। सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज अ सिलिका। कैल्शियम फार्मूला बेसिकली जो है वो केमिकल फार्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सिलिका शुड बी प्रेजेंट इन सीमेंट टू डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। कि जो डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हैं वो आपके सिलिका बनाता है। सिलिका इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ टू सीमेंट, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिलिका यूजुअली प्रेजेंट टू एक्सटेंड टू अबाउट 30% इन द सीमेंट कंटेंट। ये तकरीबन जो है वो 30% तक हमारा जो सिलिका है वो ओवरऑल हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एल्यूमिना है जो कि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड से भी रिप्रेजेंट कराते हैं। और एल्यूमिना इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, या क्विक सेटिंग जनरेट कराता है सीमेंट के अंदर। जब क्लिंकरिंग टेम्परेचर पहुंचता है या क्लिंकरिंग टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना की जो क्वांटिटी है वो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हम प्रोवाइड कर देते हैं या कम नहीं करते तो क्लिंकरिंग जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है एल्यूमिना के कंटेंट की वजह से। एक्सेस एल्यूमिना वीकन द सीमेंट, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास है मैग्नीशिया जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिप्रेजेंट कराते हैं। और ये अराउंड सीमेंट के अंदर जो है 2% तक अलो है, 2 से ज़्यादा परसेंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 2 से ज़्यादा परसेंट प्रोवाइड करते हो तो ये ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड, वी हैव आयरन ट्राईऑक्साइड आल्सो। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट्स कलर टू द सीमेंट, कि ये कलर प्रोवाइड करता है। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स, ये एक सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है जिसके अंदर ये ओवरऑल कंपोजिशन या ओवरऑल बिहेवियर को भी ऊपर नीचे अफेक्ट कर रहा होता है। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इट इम्पार्ट्स इनटू द केमिकल रिएक्शन विद कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम टू फॉर्म ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, कि आयरन ऑक्साइड जो है वो हेल्प करता है ड्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के साथ मिलके जो थर्ड मेजर कंस्टिट्यूएंट है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड को जनरेट करता है। और जो प्रोडक्ट हमने ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बनाई या जो जनरेट हुई, that imparts the hardness and strength to the cement, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट के अंदर हार्डनेस को जनरेट करने में या स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने में। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इट स्लोज डाउन एंड और रिटार्ड्स द सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट। ये हमारे पास टोटली जो है कैल्शियम सल्फेट कंट्रोल कर रहा होता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को। सल्फर ट्राईऑक्साइड शुड नॉट बी प्रेजेंट मोर देन 2%। एक्सेस सल्फर ट्राईऑक्साइड काजेस सीमेंट टू अनसाउंड, अगर ज्यादा मिकदार में है तो ये सीमेंट हमारा अनसाउंड बन जाता है। उसके बाद अल्कलाइंस हैं, अगेन जो है वो बेसिक मटेरियल्स हैं जो कि 1% तक हम प्रोवाइड करते हैं। और एक्सेस जो है अल्कली या साल्ट्स की एक्सेस तादाद जो है वो नॉर्मली एफ्लोरेसेंस जिस तरह से ब्रिक्स के अंदर जनरेट होती है इसी तरह से सीमेंट के अंदर भी जनरेट करवा सकता है। अब इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को जब हमने डिस्कस किया तो इंडिविजुअल मटेरियल्स जो थे उनकी अलग अलग एक परफॉर्मेंस थी। उन इंडिविजुअल मटेरियल्स में से हमारे पास जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स बन रहे थे सीमेंट के, उसके अंदर था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो ये 4 हमारे पास प्रोडक्ट्स है। उसके अंदर अगर इंडिविजुअली हम इन 4 प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है जिसको हम अलाइट कहते हैं, प्रोवाइड्स अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। ये स्ट्रेंथ डेवलपमेंट अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है वो हमारे पास एक एक्टिव के तौर पे काम कर रहा होता है। 70% रिएक्ट्स बाय 28 डेज, फर्स्ट 28 डेज के अंदर 70% अपना यूटिलाइज कर चुका होता है। यूजुअली प्रेजेंट एट 40 to 70%, ये नॉर्मली 40 to 70% सीमेंट के अंदर जो ओवरऑल प्रोडक्ट होते हैं जो 4 बनते हैं उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो 40 से लेकर 70% तक सीमेंट की कंपोजिशन के अंदर होता है। उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसको हम बेलाइट कहते हैं, ये लेट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट मटेरियल है। 30% बाय 28 डेज ये स्ट्रेंथ अचीव कर चुका होता है और ये 20 to 40% प्रेजेंट होता है कंक्रीट के अंदर। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो 20 to 40% सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है जिसको हम कैल्शियम एल्यूमिनेट कहते हैं, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट कराता है जिसको हम
हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। हाई कैल्शियम ट्राइऑक्साइड या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बेसिकली हाई कंटेंट के अंदर है, तो ये नॉट एज अ रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। अगर आपके साल्ट्स के अटैक हैं, अगर हाई कंटेंट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का है, तो ये नॉट रेजिस्टेंट मटेरियल हो जाता है टुवर्ड्स द सल्फेट्स। उसके बाद ये लिटिल कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ। अर्ली हाइड्रेशन कंट्रोल्ड बाय एडिंग जिप्सम। नो जिप्सम इज इक्वल टू फ्लैश सेट, टू मच जिप्सम इज इक्वल टू फास्ट सेट। अब फ्लैश सेट और फाल्स सेट के अंदर क्या फर्क है? दोनों चीजों में आपका सीमेंट जो है वो हार्ड हो जाती है पेस्ट। एक केस के अंदर रैपिडली हार्ड होती है फ्लैश सेट, फाल्स सेट जिसको हम क्या कहते हैं, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रिजिडिटी इन फ्रेशली मिक्स्ड पेस्ट। मोर्टर और कंक्रीट विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ मच हीट, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता और वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी से, मतलब जल्दी से वो स्टिफ और हार्ड हो जाता है। फ्लैश सेट के अंदर जो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रिजिडिटी है बट द एवोल्यूशन ऑफ कंसीडरेबल हीट, वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, उसके बाद जो है वो हार्डनेस जनरेट होती है, तो उसको हम फ्लैश सेट कहते हैं। फास्ट सेट के अंदर टू मच डेवलपमेंट होती है, अर्ली डेवलपमेंट है जिसके अंदर आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो पाता। अब चौथा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है, जिसको एल्यूमिनियम कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट भी कहा जाता है। ये नॉर्मली सीमेंट को कलर प्रोवाइड करता है, ये 1 to 10% होता है। आयरन फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, एक्ट एज अ फ्लक्स, ये एज अ फ्लक्स एक्ट करता है, एज अ डिसॉल्वर एक्ट करता है, एज अ फ्लूइडर एक्ट करता है, यानी कि सीमेंट को फ्लोएबल मटेरियल भी बना सकता है। लिटिल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ, जिस तरह से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हमने पढ़ा, इसी तरह से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये दोनों जो हैं ओवरऑल सीमेंट के अंदर एक हीट ऑफ हाइड्रेशन के अंदर तो प्रोसेस कर रहे हैं, कलर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो मेजर रोल है स्ट्रेंथ प्रोवाइडर के तौर पे वो बहुत कम है। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस विद वाटर, कि जैसे ही सीमेंट के साथ पानी ऐड हो जाता है उस केस के अंदर जो सीमेंट है वो हाइड्रेशन जनरेट करता है। As water comes in contact with cement particles, hydration reaction immediately starts at the surface of the particles to form new compounds that are the infrastructure of the hardened cement paste in concrete. The rate of hydration is controlled by fineness of the cement. For a rapid rate of hydration, a higher fineness is necessary. कि जैसे ही हम पानी का इंटरेक्ट करवाते हैं, पानी जैसे ही रिएक्ट करता है सीमेंट के साथ, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है। और उस केस के अंदर अगर आपका फाइनर सीमेंट है तो वो रैपिड स्ट्रेंथ डेवलप करता है या रैपिडली जो है वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है। अल्दो सिंपल हाइड्रेशन या सिंपल हाइड्रेट सच एज कैल्शियम HCH, जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं, are formed, but actually the process of hydration is a complex one and results in reorganization of the constituents of original compounds to form new hydrated compounds. ये बेसिकली जो आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन है, जब आपका सीमेंट पार्टिकल सिंपली हाइड्रेट करता है तो CH कंपाउंड्स डेवलप होती हैं, और मजीद जब प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन जो है वो एक एवोल्यूशन या एक किस्म का जो प्रोसेस अपना कंप्लीटली डेवलप कर चुका होता है, उस वक्त जो है वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज डेवलप हो रहे होते हैं। हमारे पास जो है वो ओरिजिनली बहुत सारे कंपाउंड्स डेवलप हो रहे होते हैं न्यूली हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास कैल्शियम ट्राइसिलिकेट है या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट हैं, वो दोनों हाइड्रेट करते हैं सबसे पहले टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जिसको हम CSH कहते हैं। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन, जिसको हम हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 15 to 20% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड अबाउट 50% कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट होता है बाय मास। The strength and other properties of hydrated cement paste are due primarily to calcium silicate hydrate। ये आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है ये रिस्पॉन्सिबल होती है जब आपके सीमेंट CSH पार्टिकल्स बना चुका होता है या प्रोडक्ट्स बना चुका होता है। CSH को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ये ओवरऑल 15 to 25% तक जनरेट होते हैं मटेरियल के अंदर, हाइड्रेटेड पेस्ट के अंदर, और ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को कवर करने होते हैं। जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है रिएक्ट्स विद वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बनाता है, जो कि आपका हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वाटर से रिएक्ट करके उसके बाद टेट्रा प्रोडक्ट्स डेवलप होती हैं, जिसको हम टेट्रा प्रोडक्ट्स जो है वो बाद में वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनोफेराइड हाइड्रेट बनाते हैं, जो कि अदर प्रोडक्ट्स हैं। और ये सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस के जरिए से स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोडक्ट्स जनरेट हो रही हैं।
जैसे आपने पानी ऐड कर दिया, सबसे पहले डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद जो है आपकी स्ट्रेंथ गवर्निंग पार्टिकल्स बन गए, उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बन गया, जिसकी वजह से जो है वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बना। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बेसिकली जो है वो कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड या हाइड्रेट बनाता है, जिसको हम CSH कहते हैं, जो कि मजीद जो है वो सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ को ओवरऑल गवर्न कर रहा होता है। जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज के अंदर हीट ऑफ वेटिंग और इनिशियल हाइड्रोलाइसिस, जिसको इनिशियल हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जिसके अंदर C3 एंड C3S हाइड्रेशन डेवलप होती है, जो कि पहले 7 मिनट के अंदर मिक्सिंग के फौरन बाद, पानी की मिक्सिंग के बाद ये स्टेज डेवलप हो जाती है। सेकंड के अंदर डॉर्मेंट पीरियड है रिलेटेड टू द इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो डिसाइड होता है सेकंड स्टेज के अंदर। और थर्ड स्टेज जो है वो एक्सीलरेटेड रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स। थर्ड स्टेज के अंदर जब आपके दोनों चीजें पहली स्टेजेस डेवलप हो जाती हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स या हाइड्रेशन जो रिएक्शंस हैं वो क्विकली डेवलप होते हैं, दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ हार्डनिंग एंड फाइनल सेटिंग। वो फाइनल सेटिंग को डिसाइड करते हैं। उसके बाद स्टेज नंबर 4 के अंदर हम डेसिलरेट्स करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स एंड डिटरमाइंस द रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ गेन। फोर्थ स्टेज के अंदर हम स्ट्रेंथ गेन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। फिफ्थ जो है वो इज अ स्लो स्टडी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स, वो आपके CSH प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप हो रही होती हैं, जिसको हम कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट कहते हैं। तो ये आपका टोटल ओवरऑल हाइड्रेशन स्टेजेस हैं, जिनके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंट पार्टिकल्स को मिक्स किया। पहले 7 जो मिनट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके बाद इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो डेवलप होती जाती हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब ये आपके पास एक पिक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सीमेंट को जैसे ही हम पानी के साथ ऐड करते हैं, पहला ए जो पिक्चर है इसके अंदर आपको जैसे ही आप इमीडिएटली पानी को ऐड करते हैं तो आपका जो सीमेंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से आपको शो कराते हैं कि पार्टिकल्स के सराउंडिंग के अंदर जो आपका सीमेंट पेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वो पार्टिकल्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं और अर्ली स्टिफनिंग डेवलप होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल या पार्टिकल जो है वो स्टिफर होना स्टार्ट होते हैं और पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं। यहाँ पे अनहाइड्रेटेड सीमेंट पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रही हैं। उसके बाद पार्टिकल्स जो है वो फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर, जिसको हम फर्स्ट हार्डनिंग कंसीडर करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू होते हैं और डिस्पर्स होना शुरू होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, जो कि आपने जिस प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेज के अंदर पार्टिकल्स जो है वो कैपिलरी पोर्स और कैविटीज बनाती हैं, जिसको हम लेटर हार्डनिंग या जेल इनफिलिंग कहते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो जेल पोर्स और कैपिलरी पोर्स वगैरह डेवलप करती हैं। हमारे पास वही मेन कंपोनेंट्स ऑफ जो है वो हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट के हैं, जिसके अंदर डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये 4 प्रोडक्ट्स होती हैं। अमाउंट अगर 50% है, 25% है, 10 एंड 5% ओवरऑल जिप्सम है, तो आपके पास आगे क्या ओवरऑल रिएक्शंस डेवलप होती हैं। अगर 50% है तो वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई अर्ली स्ट्रेंथ। अगर C2S 25% है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्लो रिएक्शन। अगर C3A 10% है तो प्रॉब्लम्स विद सल्फेट अटैक, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। एंड C4 के अंदर भी ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही होती हैं, प्रॉब्लम्स विद सल्फेट अटैक एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। जिप्सम जो है वो ओवरऑल आपके रेट ऑफ हाइड्रेशन को डेवलप कर रहा होता है। तो हमने 5 स्टेजेस डिस्कस की थी अर्लियर स्लाइड के ऊपर कि हमने स्टेज 1 के अंदर जैसे ही इमीडिएटली पानी ऐड होता है तो एक सडन हीट इरप्ट होती है सीमेंट के पार्टिकल्स के अंदर से, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो क्विकर होता है या ज्यादा होता है। उसके बाद तमाम पार्टिकल जैसे ही पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर, पानी की जो थिन लेयर बन जाती है, जिस तरह से बल्किंग ऑफ सैंड होती है इसी तरह से, तो उस केस के अंदर इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाती है। इनिशियल सेटिंग टाइम अगर स्टार्ट हो जाता है तो मटेरियल आपका स्टेज 2 कैटेगरी के अंदर लाई करता है, जिसकी ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो अगेन ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद स्टेज 3 एंड 4 के अंदर आपके C3S एंड C4S या C3A आपकी प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स डेवलप हो जाती हैं, जिसके अंदर आपका सीमेंट जो है वो फाइनली हार्ड या फाइनली सेट हो रहा होता है, तमाम प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही होती हैं और मटेरियल जो है वो अगेन हीट ऑफ हाइड्रेशन क्विकर डेवलप करता है। उसके बाद स्टेज 5 के अंदर अगेन हमारा जो मटेरियल है वो अपनी एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 3 डेज 7 डेज या 28 डेज तक अचीव कर चुका होता है, तमाम प्रोडक्ट्स बन चुकी होती हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन अगेन जो है वो कम से कम हो जाता है, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रिड्यूस होता लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। तो कंक्रीट के अंदर या सीमेंट के अंदर
दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एवर लास्टिंग प्रोसेसेस कहते हैं। एक हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन है या हाइड्रेशन प्रोसेस है, दूसरा आपका श्रिंकेज मैकेनिज्म है। ये दोनों चीज़ें जो है वो एवर लास्टिंग प्रोसेसेस कहलाती हैं। तो नॉर्मली हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना जनरेट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के अंदर? टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3, 4 एंड 5 के अंदर। तो टाइप 1 बेसिकली नॉर्मल सीमेंट कहलाता है जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन अराउंड 100% होती है, और किलो जोल के अंदर जो एनर्जी या हीट रिलीज होती है वो 349 किलो जोल्स पर किलोग्राम होती है। मॉडरेट के अंदर जो है वो 80 to 85% जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन इरप्ट होती है और 263 किलो जोल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है। उसके बाद हाई अर्ली स्ट्रेंथ के अंदर टाइप 3 के अंदर अप टू 150% हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है और जो एनर्जी या हीट रिलीज होती है वो 370 किलोग्राम या किलो जोल पर किलोग्राम होती है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन के अंदर 40 to 60% हीट ऑफ हाइड्रेशन और 233 किलो जोल पर किलोग्राम हम इरप्ट करवाते हैं एनर्जी को या हीट को। टाइप 5 सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जो 60 to 75% एनर्जी या हीट ऑफ हाइड्रेशन इरप्ट करता है, जनरेट करता है, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो अराउंड 310 किलो जूल पर किलोग्राम जो है वो रिलीज होती है। ये जनरल हमारे पास स्टैंडर्ड टाइप्स हैं एएसटीएम की कैटेगरी के हिसाब से या आश्टो की क्लासिफिकेशंस के हिसाब से टाइप्स ऑफ द सीमेंट हैं। टाइप 1 जिसको हम नॉर्मल सीमेंट कहते हैं, टाइप 1A जो कि नॉर्मल या एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट कहलाती है, टाइप 2 मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, 2A is the moderate sulfate resistant cement with air and training agents. Type 3 is the high early strength, 3A basically is the high early strength with air and training agents. उसके बाद type 4 is the low heat of hydration and type 5 is the high sulfate resistance. ये टाइप 5 टोटल टाइप्स हैं जो कि कोर्स की तरफ से सजेस्टेड हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट जिनको हम कंसीडर करते हैं। अब ये जहन में क्वेश्चन आता होगा कि why 5 टाइप्स ऑफ सीमेंट, 5 टाइप ही क्यों हैं, एंड व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, उनको किस तरह से हम डिफरेंट कंसीडर करते हैं। डिफरेंट यूजेस रिक्वायर डिफरेंट परफॉर्मेंस, कि जिस तरह से हम यूज करते हैं, जिस तरह से हमारे पास कंडीशन है। टाइप 1 इज द नॉर्मल सीमेंट, टाइप 2 इज द रैपिड हार्डनिंग, टाइप 3 इज द जो है वो हमारे पास अर्ली स्ट्रेंथ हमें क्विकर चाहिए, उसके बाद टाइप 4 इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट आपके पास जो है वो सल्फेट अटैक्स वगैरह हैं। तो इस तरह से हमारे पास जब डिफरेंट टाइप्स हैं तो एज पर परफॉर्मेंस, एज पर फंक्शनलिटी हम डिफरेंट सीमेंट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। ऑल टाइप्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिमिलर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स हम सिमिलर यूज कर रहे हैं, जस्ट उसके अंदर थोड़ी सी कंपोजिशंस को हम चेंज करते हैं। वेरी द केमिकल कंपोजिशंस या प्रोपोर्शंस, रॉ मटेरियल सेम है, प्रोपोर्शंस उनकी डिफरेंट है और उसकी वजह से जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट आ जाती है। टाइप 1 बेसिकली इज अ जनरल ओपीसी जिसको हम नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, जनरल पर्पसेस हैं, जनरल यूजेस हैं। रेडीमिक्स इज द बिगेस्ट कस्टमर। 1A के अंदर हम एयर एंट्रेंड बबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी वजह से एंट्रेनमेंट बढ़ जाती है या एयर बबल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कंक्रीट के अंदर। वो क्यों होते हैं इंट्रोड्यूस या एयर बबल्स हम क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये एक लॉन्ग चैप्टर है, इसको हम मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कंक्रीट के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर। मोस्ट कॉमन मोर देन 90% ऑफ सीमेंट यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज टाइप 1 और टाइप 2, जो कि फर्स्ट दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं, टाइप 1 एंड 1A तो ऑलरेडी एयर एंट्रेनमेंट हो गया, अगेन स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए। टाइप 1 इज द नॉर्मल सीमेंट, ऑर्डिनरी ओपीसी, और टाइप 2 जो है वो हमारे पास रैपिड हार्डनिंग पोटेंट सीमेंट है जो कि इंडस्ट्री के अंदर टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है वो 90% तक यूज होते हैं। टाइप 2 बेसिकली इज अ मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट, टाइप 2 के मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट मटेरियल है, सिमिलर टू टाइप 1 some cement marketed as type 1 and type 2, moderate sulfate resistant, ये थोड़ा सा सल्फेट को रेजिस्ट करता है, साल्ट्स को, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, और 2A के अंदर भी एयर बबल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अगेन एयर बबल्स को हमें क्या जरूरत पड़ती है जब आपके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, माइनस में होता है, फ्रीजिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है, पानी फ्रीज हो रहा होता है, तो कंक्रीट के अंदर भी पानी फ्रीज हो जाता है। ये हमारे पास एक लॉन्ग चैप्टर है डिस्कशंस के लिए, मजीद आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड टाइप 2 इज द मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। अगेन टाइप 3 इज द हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट जिसके अंदर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ मींस फास्टर सेटिंग, प्रीकास्ट एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, कोल्डर वेदर्स के लिए यूज होता है, रोडवे एप्लीकेशंस के लिए, रिपेयर पर्पसेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। और टाइप 3A के अंदर हम एयर एंड ट्रेनिंग बबल्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं।
टाइप 4 इज द लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम इरप्ट करता है, जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये टोटली जो है वो रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देता है, लो हीट जनरेट करता है। नो लॉन्गर कॉमन, ये कॉमन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। नियागारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वगैरह के अंदर ये लास्ट टाइम यूज किया गया था। अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर हीट कंसिडरेशंस। अगर आपके पास जहाँ पे जिन रीजन्स के अंदर हीट या हाई टेम्परेचर अवेलेबल है तो वहाँ पे आप लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट को प्रीफर करते हैं। लेकिन इस सीमेंट के जो हैं वो बहुत कम यूजेजेस हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम एट अ टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते ड्यू टू हीट लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये बहुत स्लो डाउन हो जाता है, ये हार्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास हाई सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है। ये टाइप 2 से मिलता जुलता है, जिसके अंदर वो लो सल्फेट रेजिस्टेंट था, ये हाई सल्फेट रेजिस्टेंट है। ये नॉर्मली सी एरियाज के अंदर जहाँ पे साल्टी वाटर होता है, जहाँ पे हमारे पास हाई सल्फेट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, पाइप्स वगैरह के अंदर भी हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स वगैरह के लिए, सल्फेट ऑयल सॉइल्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। आल्सो हैज स्लाइटली लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम जनरेट करता है ओवरऑल। अगर आप सीमेंट के डिफरेंट टाइप्स को कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से चेक करें तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, लेट सपोज हम उसको कंट्रोल कंक्रीट या कंट्रोल सीमेंट के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी 1 डे स्ट्रेंथ को हम 100% ट्रीट कर रहे हैं, या 1 डे इज अ बेंचमार्क, 7 डे इज अ बेंचमार्क अगेन, 28 डेज इज अ बेंचमार्क एंड 3 मंथ्स इज अ बेंचमार्क अगेन। अगर हम मॉडरेट को नॉर्मल से कंपेयर करें तो 1 डे के हिसाब से मॉडरेट 75% स्ट्रेंथ अचीव करता है, 7 डेज के हिसाब से 85%, 28 डेज के हिसाब से 90% एंड 3 मंथ्स के हिसाब से 100%। हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट जो है वो 1 डे के ऊपर 190% स्ट्रेंथ अचीव करता है, 7 डेज के ऊपर 120%, 28 डेज के ऊपर 110% और 3 डेज या 3 मंथ्स के ऊपर ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ सिमिलर हो जाती है 100%। लो हीट सीमेंट 1 डे के ऊपर 55%, 7 डे 55%, 28 डेज 75% एंड 3 मंथ्स के ऊपर 100%। सल्फेट रेजिस्टेंस 1 डे 65%, 75% और 7 डेज 28 डेज के ऊपर 85% एंड 3 मंथ्स के ऊपर 100%। So now we have a blended cement. Blended cement कहने का मकसद कि जब आपके पास different cementing composite materials हो, सीमेंट है, फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम्स हैं, राइस हस्क ऐश है, उसके बाद हमारे पास बगास ऐश है, तो ये तमाम ऐशेज आप डिफरेंट कंपोजिशंस के साथ मिक्स कर देते हो तो उनको हम ब्लेंडेड सीमेंट कंसीडर करते हैं। A hydraulic cement consisting of 2 or more inorganic constituents which contribute to the strength gaining properties of cement, जिसको ASTM C595 के हिसाब से रिप्रेजेंट कराया गया है। Blended cement surrounded by right and clockwise clinker, gypsum, Portland cement, fly ash, slag, silica fume and calcined clay, ये तमाम different types के materials हैं जो कि एज अ बाइंडर के तौर पे आप एज अ composite materials के तौर पे या blended materials के तौर पे यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोड्स के हिसाब से ब्लेंडेड सीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। टाइप 1S पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, टाइप 1P पोर्टलैंड पोजोलैंड सीमेंट, टाइप P पोजोलेनिक पोर्टलैंड सीमेंट फॉर यूज व्हेन हायर स्ट्रेंथ्स और अर्ली एजेस आर नॉट रिक्वायर्ड, टाइप 1PM पोर्टलैंड मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट, टाइप S स्लैग सीमेंट, टाइप 1SM स्लैग मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये मजीद मॉडिफाइड या ब्लेंडेड सीमेंट है जो जिस तरह से आपने अपना एक सीमेंट और फ्लाई ऐश को मिक्स कर दिया, आपकी अपनी एक नई प्रोडक्ट बन गई। अगर उनकी स्ट्रेंथ और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज अच्छी आती हैं तो आप उसको एज अ कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोर्स की तरफ से सजेशंस हैं, इनको हम मजीद अपनी तरफ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सीमेंट एज अ बाइंडर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, फ्लाई ऐश एज अ बाइंडर उसकी अलग प्रॉपर्टीज और कंपोजिशंस हैं। तो अगर हम बेनिफिट्स अचीव करना चाहते हैं ब्लेंडेड सीमेंट्स के, कंपोजिट मटेरियल्स के, उनको कंबाइन करके, तो हमारे पास रिक्वायर लेस एनर्जी टू मैन्युफैक्चर, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सीमेंट की प्रोडक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसकी वजह से जो है वो हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हायर कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं। बेनिफिशियल यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, जो बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। रिड्यूस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट के अंदर एज अ फ्लाई ऐश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। राइस ऐश आप अगर कचरे के तौर पे फेंक देते हो तो उनको हम अगर प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके यूज करते हैं तो हमारे पास उसके फायदे भी हैं। इंप्रूव्ड कंक्रीट परफॉर्मेंस, ओवरऑल कंक्रीट की कंपोजिशंस वगैरह भी चेंज हो जाती है। वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, करंटली डेटा के हिसाब से अराउंड 1 बिलियन टन ऑफ सीमेंट यूज होता है फॉर द कंक्रीट प्रोडक्शन इन अ ईयर।
और ये पुराना रिकॉर्ड है जिसके अंदर वर्ल्ड प्रोडक्शन अराउंड 500 मिलियन टन्स, ये मिलियन टन्स के हिसाब से जो है वो अराउंड यूज होता है या प्रोड्यूस किया जाता है दुनिया के अंदर एक साल के अंदर। परसेंटेज ऑफ यूज वेरीज बिटवीन 3 to 57% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, 57% तक आपका यूज होता है। Percentage of use in concrete is 7 to 96% of total use depending on the location. In North America, 12 to 15% of total production is used in concrete and in Europe is about 10%. तो टोटल जो सीमेंट है वो एज अ बाइंडर सिर्फ अकेला ही वाहिद मटेरियल दुनिया के अंदर एज अ कंपोजिट अवेलेबल है जिसके लिए हमने तमाम रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव करनी है। तो इसके ऊपर हमारा फोकस है और इस वक्त दुनिया पूरी अगेन फोकस कर रही है लाइम प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो न्यू रिसर्च है वो यूरोप पूरा कंप्लीट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है लाइम कंपोजिशन या लाइम प्रॉपर्टीज के अंदर, दोबारा लाइम को एज अ सक्सेसफुल मटेरियल एज अ सीमेंटिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि उसकी जो कंपोजिशन है उसको मजीद मॉडिफाई किया जाए ताकि जो कंपेयर टू सीमेंट हो सकता है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस अचीव कर सकें वहां से। उसके बाद हमारे पास स्पेशल सीमेंट्स हैं। स्पेशल सीमेंट के अंदर वाइट सीमेंट्स हैं जो कि आर्किटेक्चरल पर्पसेस वगैरह के लिए, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए आप यूज करते हो। डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स वगैरह भी मिला देते हो। ये चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस भी कर आए हैं जिससे आप डेकोरेटिव कंक्रीट्स वगैरह भी बना सकते हैं। स्पेशल सीमेंट एज अ वाटर रिपेलेंट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द कंक्रीट मोर्टर और ब्लॉक, डज नॉट रेजिस्ट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको वो रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा सीमेंट बनाया जा सकता है जो ओवरऑल कंक्रीट के सरफेस के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए या कंक्रीट के अंदर अप्लाई किया जाए तो वो टोटली पानी को एब्जॉर्ब होने से रोकता है या एज अ रेजिस्टेंट के तौर पे रोल प्ले कर रहा होता है। तो ऐसा भी स्पेशल सीमेंट बनाया जा सकता है। उसके बाद मेसनरी सीमेंट्स हैं, स्पेशली जो है वो मेसनरी पर्पसेस वगैरह के लिए बनाए गए मोर्टर्स हैं जो कि आप लाइम मोर्टर है, उसके बाद मड मोर्टर है, उसके बाद हम जो है वो हाइड्रोलिक मोर्टर है, या उसके बाद हम कंक्रीट के लिए सीमेंट मोर्टर वगैरह भी यूज करते हैं। तो अगर आपके पास स्पेशल पर्पस है तो स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट यूज करके हम मोर्टर वगैरह को भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी टेस्ट है सीमेंट्स के ऊपर जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा उनके नेम्स वगैरह डिस्कस करेंगे ताकि जो मजीद अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स हैं तो वो हम ड्यूरिंग क्लास भी डिस्कस कर लेंगे। क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की चेक करने के लिए हम डिफरेंट परफॉर्मेंस या टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, सच एज हमारे पास केमिकल एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, फ्रेश प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर हम प्लेसिंग्स हैं या कंक्रीट की वर्केबिलिटी वगैरह है, हार्डन प्रॉपर्टीज हैं जो कि अफेक्ट एंड ड्यूरेबिलिटी को स्ट्रेंथ या ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी को, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस या अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम सीमेंट की जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं ये ओवरऑल स्ट्रक्चर की बिहेवियर को अफेक्ट कर रही होती हैं। Quality test on the cement, we have fineness test, we have consistency test, setting time या setting concrete की initial setting time, final setting time है। उसके बाद overall comparative strength test हैं जो कि सीमेंट के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। Fineness test basically is there to check the quality of a material, के quality of cement जो है overall cement कितना finer है। The higher the content या higher will be the percentage of fineness of material, the quicker will be the hydration process। और हाइड्रेशन प्रोसेस जितना क्विकर होता है उतना ही सीमेंट जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करता है। और इसको जो है वो फाइनेस टेस्ट या फाइनेस ऑफ सीमेंट जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी के हिसाब से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। और ओवरऑल जो आपकी हाइड्रेशन प्रोसेस है वो फाइनेस ऑफ द सीमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो अगेन दीज आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनेस ऑफ द सीमेंट जिसके अंदर हम एयर परमिएबिलिटी भी डिसाइड करते हैं या ब्लेन एयर परमिएबिलिटी ओवरऑल कितनी है सीमेंट के अंदर, जिसके लिए फार्मूलाज वगैरह भी ड्राइव किए जाते हैं और ASTM स्टैंडर्ड्स वगैरह की सजेस्टेड मेथड्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास साउंडनेस टेस्ट है। साउंडनेस टेस्ट के लिए हम ओवरऑल जो मटेरियल है सीमेंट का जो पेस्ट है वो कितना हमारा वॉल्यूमेट्रिक चेंज उसके अंदर कितनी आ सकती है, कितना वो अनसाउंड मटेरियल है या साउंड मटेरियल है, कि ओवरऑल उसके जो डायमेंशंस हैं उसके अंदर ड्रॉप कितना आता है, श्रिंकिंग कितनी आती है, या कंक्रीट या पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से सीमेंट पे जो है वो एक्सपेंड तो नहीं हो जाता। तो उस केस के अंदर हम ओवरऑल वॉल्यूम चेंज या साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके लिए हम इक्विपमेंट वगैरह भी यूज करते हैं जो कि लेबोरेटरी वगैरह के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। ये हमारे पास लीच एटलियर एपरेटस है जो कि यूज होता है साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सीमेंट के अंदर या सीमेंट पेस्ट के अंदर।
उसके बाद हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट है। कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर हम ओवरऑल चेक करते हैं कि सीमेंट का जो पेस्ट है, थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया तो कंसिस्टेंसी आए, यूनिफॉर्मिटी आए मटेरियल के अंदर। अगर यूनिफॉर्मिटी बरकरार नहीं हो पाती या स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, यानी ऐसा ना हो कि एक जगह के ऊपर आपको मटेरियल जो है कंप्लीटली ड्राइड फॉर्म में नजर आ रहा है, सूखा हुआ मटेरियल नजर आ रहा है, एक जगह पे आपको मटेरियल जो है वो बिल्कुल पतला नजर आ रहा है, कहीं पे ड्राइड है, कहीं पे स्टिफ कंडीशन है, कहीं पे वेटर है, कहीं पे स्लॉपी है, तो इस केस को हमने अवॉइड करना है। हमने यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मटेरियल जो है वो उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए भी हमारे पास जो है विकेट अपरेटस वगैरह हम यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टेस्ट। एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी की तरह हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम भी चेक करते हैं, जिसके लिए भी हम विकेट अपरेटस को यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंट पिन्स वगैरह के जरिए हम डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम नॉर्मल सीमेंट का 30 to 45 मिनट्स जो है वो वेरी कर रहा होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 6 to 8 आवर्स या 6 to 10 आवर्स वेरी कर रहा होता है। तो ये तमाम टेस्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कराए थे। तो यहाँ पे सीमेंट चल रहा है तो सीमेंट के साथ इनके जस्ट नाम और छोटी सी डिटेल्स वगैरह बताना ज़रूरी है। सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए हम नॉर्मली विकेट अपरेटस यूज करते हैं। विकेट अपरेटस हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल भी है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको वहाँ पे विजिट भी करवा सकते हैं, टेस्ट परफॉर्म भी करवा सकते हैं। ये हमारे पास विकेट अपरेटस है एज पर ASTM स्टैंडर्ड C191 एंड वी हैव गिलमोर ASTM 266। ये दोनों इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं नॉर्मली सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए। ये आपके पास जो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं सीमेंट के, उनके अंदर आपस में कंपैरिजन है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का। अगर हम टाइप 1 चूज करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव 120 मिनट्स जो है कि इनिशियल सेटिंग टाइम है, और टोटल जो है वो 240 के करीब जो मिनट्स हैं वो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है। इसी तरह से टाइप 2 के अंदर थोड़ा सा टाइम दोनों केसेस के अंदर ज़्यादा है। टाइप 3 अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, तो उस केस के अंदर टाइप जो हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कम है। उसके बाद टाइप 4 के अंदर टाइप 1 से ज़्यादा हैं। टाइप 5 के अंदर भी थोड़ा से इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक आपस में कंपैरिजन है। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को हम अपनी तरफ से लैब के अंदर भी परफॉर्म करें तो इस तरह का हमारे पास जो है वो कंप्लीट एक ट्रेंड डेवलप हो रहा होता है। So now we have setting behavior of cement. Initial setting depends टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर 1 आवर से लेके 4 आवर्स के दरमियान इनिशियल सेटिंग टाइम वेरी कर रहा होता है। फाइनल सेटिंग टाइम हमारे पास 3 to 6 आवर्स के दरमियान वेरी कर रहा होता है। False setting basically is rapid setting without much heat liberation, can be remixed too much gypsum. इस टाइप का कंक्रीट के अंदर फास्ट सेट जो है वो क्विकली एक सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन हम उसको दोबारा रीमिक्स करके भी इसको दोबारा मोल्ड या फॉर्म के अंदर ले आ सकते हैं। और फ्लैश सेट बेसिकली इज वेरी रैपिड सेटिंग विद सिग्निफिकेंट हीट लिबरेशन, कैन नॉट बी रीमिक्स्ड, नॉट इनफ जिप्सम। इसके अंदर जो है वो जिप्सम का कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर ये एक दफ़ा सेट हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना इरप्ट होता है कि जिसकी वजह से ये अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और ये फाइनली जो है वो सेट हो जाता है। तो जो फाल्स सेट है उसके अंदर हम मटेरियल को रीमिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हम रीमिक्सिंग नहीं कर सकते। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेटिंग टाइम को? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर आपके सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, ह्यूमिडिटी आपके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर सकता है। अमाउंट ऑफ वाटर है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है, फाइननेस ऑफ सीमेंट है। फाइनर द सीमेंट फास्टर इज द सेटिंग। उसके बाद फ्लैश सेट है, एबनॉर्मल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास फास्ट सेट आ जाता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी चेक की जा सकती है फॉर फ्रेश सीमेंट की स्टेट के अंदर भी, और हार्डन के लिए भी हम स्पेसिमेंस वगैरह बना के चेक कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। Generally, it is determined by conducting compression test on standard 50 mm mortar cubes in accordance with ASTM C109. स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए छोटे से क्यूब्स बनाए जाते हैं 2 इंच साइज के या 50 मिलीमीटर के मोटर क्यूब्स, जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं यूटीएम के अंदर, और उससे आपको जो है वो स्ट्रेंथ वगैरह मिल रही होती है। मेड फ्रॉम 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 2.75 पार्ट्स ऑफ द सैंड इन मोड्स फॉर 1 डे लाइम वाटर टिल टेस्टिंग। वाटर के अंदर हमने क्योर करना है, उसके बाद रिजल्ट्स इन द मेगा पास्कल और पीएसआई के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एयर कंटेंट टेस्ट है, जो कि अगेन एयर का ओवरऑल कंटेंट सीमेंट के अंदर कितना है या सीमेंट पार्टिकल्स के अंदर कितना है, सीमेंट पेस्ट के अंदर कितना है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। एयर कंटेंट ऑफ मोर्टर एज पर स्टैंडर्ड ASTM C189 फ्रॉम अ यूनिट वेट मेजरमेंट। आप यूनिट वेट मेजरमेंट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूज टू इंश्योर दैट सीमेंट डज नॉट इंट्रेन अनडिजायरेबल एयर। जिस तरह से हम कॉम्पैक्ट करते हैं
एयर वॉइड्स को रिमूव करते हैं, जिस वजह से हम चेक करते हैं कि ओवरऑल कॉम्पैक्टेबिलिटी है या नहीं है, हमने उसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किया है या नहीं, या अनडिजायर्ड एयर उसके अंदर ऐड तो नहीं हो गई। यूज टू इंश्योर दैट द एडिशंस आर प्रेजेंट इन करेक्ट क्वांटिटी, कि जो मटेरियल आपका रिक्वायर्ड था उतना मटेरियल आपने ऐड किया है या नहीं, अगर हमें कोई भी गुंजाइश नहीं वहां पे छोड़नी, एयर बबल्स कम से कम रखने हैं ताकि प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।